वेलकम टू मिड जी एग्जाम। मैं हूं रवि गुप्ता और हमारा चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। आज लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा था और आज हम गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली गैस लॉज आइडियल गैस के लिए हम पढ़ते हैं और गैस लॉज में हमारे पास जितने भी लॉज है बारी बारी से करके हम पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक चार्ट बना के आपको दिखाया था जिसमें सबसे पहला जो लॉ है हमारा वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमारा पहला लॉ है। बॉयल्स लॉ बेसिकली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है। कैसे? तो देखो, हम तो गैस लॉस खत्म होने के बाद इनके बेसिस पे एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे जिसका नाम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये गैस इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। इसको हम बेस मानकर ये सारे लॉस को कैलकुलेट करते हैं, सारे लॉस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस। अब अमाउंट ऑफ गैस कहने का मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि गैस भी एक तरह का सब्सटेंस है और सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। मतलब कि आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है या फिक्स नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो जो प्रेशर होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम के, साथ में आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। एक बार फिर से, अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है और आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, तब जो आपका प्रेशर है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यही लाइन यहाँ पे लिखी गई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स अमाउंट दैट इज नंबर ऑफ मोल्स एन ऑफ अ गैस इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, दिस इज नोन एज व्हाट, बॉयल्स लॉ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे फिक्स अमाउंट ऑफ गैस आपने लिया है। इसका मतलब हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर क्या, वॉल्यूम, जहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये है आपका बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ, अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे जब ये हटता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो एक कांस्टेंट आता है के, कोई भी कांस्टेंट मान लो, के मान लो या फिर एम मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो k1 इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और k1 का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट ऑफ गैस को लिया है, टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है। ठीक है, और आपने p और v का यूनिट क्या दिया है, क्योंकि प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, पास्कल भी हो सकता है, टॉर, बार, ये सब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना। वॉल्यूम का यूनिट बहुत सारा हो सकता है, लीटर, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, तो बॉयल्स ने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं तो जो प्रेशर है गैस का वो इन्वर्सली हो जाता है वॉल्यूम के। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए आपको, कि बॉयल्स ने ये हमें एक रिलेशन तो दिया कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम यहाँ से इस V को इधर लेकर आए तो ये क्या हो जाएगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K कांस्टेंट। ठीक है, ये 1 है, चलो 1 भी तो एक तरह का कांस्टेंट ही है ना, इसको 1 मान लो, या फिर ये कोई कांस्टेंट है K। तो यहाँ PV जो है ये वेरिएबल है, क्योंकि प्रेशर भी चेंज कर सकता है और वॉल्यूम भी चेंज कर सकता है। तो वेरिएबल कौन कौन सा हो गया, प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके ग्राफ से आते हैं, अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचने की कोशिश करें प्रेशर और वॉल्यूम के दोनों को एक्सिस मान के, ठीक है, तो हमें पता है कि हाइपरबोला का ग्राफ ये लेगा, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और ये हाइपरबोला का इक्वेशन है और ये भी हाइपरबोला के इक्वेशन से रिजेंबल कर रहा है। तो हमने वाई एक्सिस पे मान लिया प्रेशर और एक्स एक्सिस पे मान लिया वॉल्यूम। ठीक है, अब हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा होता है। नाउ अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तब जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल कर्व। क्या बोलते हैं उसको, आइसोथर्मल। आइसो मतलब होता है इक्वल, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब इक्वल टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा इक्वल रहेगा, आप कंडीशन कितना भी चेंज कर लो टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो मान लिया, बेसिकली देखो अभी थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे समझते हैं और डिटेल्स में, कि आपने
पीवी के बीच में ग्राफ खींचा है, ठीक है, ये के बीच में, ये पी और ये वी, तो ये एक हाइपरबोला होता है। तो ये वाला जो कर्व है ये आपका टेम्परेचर का कर्व होगा बेसिकली। अगर ऐसे ऐसे करके 3-4 कर्व दे दिए तो फिर आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि कौन सा ये, क्योंकि तीनों का तीनों तो आपको टेम्परेचर ही बताएगा। फिर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों में ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, आप कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो देखो, मान लिया वैसे वैसे यहाँ पे 3 कर्व है, तो हाउ विल यू गेट टू नो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका है। मान लिया कि ये सब नहीं दिया हुआ है, ये टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इसका सिंपली ये लिखा हुआ है T1, ये ग्रीन वाला T2 और ये ब्लू वाला T3। तब आप कैसे पहचानोगे कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो एक छोटा सा फंडा है, आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, सिंपली एक लाइन खींचो, खींच दिया लाइन। ये जो लाइन है ये एक कांस्टेंट, यहाँ पे ये एक वॉल्यूम का पॉइंट बता रहा है, इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, मान लेते हैं, ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है। हमें ऑर्डर पता करना है टेम्परेचर का, इसलिए हमने ये मान लिया है। अब इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है। ये P1 मानो, ये P2 मानो और ये P3 मानो। सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे किसका है, P1 का है। P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। और हमने अभी जस्ट क्या पढ़ा है, PV इज इक्वल टू nRT, अभी हमने जस्ट देखा था। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका जितना ज़्यादा प्रेशर उसका उतना ज़्यादा टेम्परेचर। इसका मतलब यहाँ पे T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 शुड बी ग्रेटर देन T3। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये चीज़ हमने समझाने के लिए लिखी है, ये एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये हमने समझाने के लिए कि आपको ऑर्डर कैसे समझ में, आपको ऑर्डर कैसे याद रखना है एग्जाम में अगर वैसा कुछ आता है तो, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस ग्राफ ऑफ वॉल्यूम एट डिफरेंट टेम्परेचर कैसे आप कैलकुलेट करोगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया है, ठीक। अब देखो, यहाँ पे जो ग्राफ हमने खींचा है ये प्रेशर और 1/v के बीच में खींचा है, 1/v। ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है ना, तो इसको मान लो y और इसको मान लो x। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ है ये, और ये पास होता है आपके ऑरिजिन से, ठीक है, ये पास होता है आपके ऑरिजिन से। तो आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू mx का ग्राफ खींच दिया, T1, T2 और T3। सबसे ज़्यादा स्लोप किसका होगा, T3 का, फिर T2 का और फिर T1 का। मतलब T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये हमारा ग्राफ कहता है बॉयल्स लॉ का, ठीक है, ये समझ में आया। ओके, नाउ अभी हम कुछ और भी ग्राफ देखेंगे बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। तो आइए ज़रा देखते हैं वो ग्राफ क्या है। मान लिया अगर मैंने आपको दिया PV वर्सेस P ग्राफ खींचने का, PV वर्सेस P के बीच में आप ग्राफ खींच के बताइए कैसे होगा, PV वर्सेस P। तो देखो, PV इज इक्वल टू तो क्या है, कांस्टेंट है। मान लिया ये PV का है और ये P का है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि PV तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो PV हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप प्रेशर बढ़ाओ घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो PV वर्सेस P का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ जो नेक्स्ट ग्राफ हमें जो ड्रॉ करना है, हमें वो ड्रॉ करना है log P वर्सेस log V। ये सब एग्जाम में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। ये log P वर्सेस log V का ग्राफ कैसे खींचेंगे। हमें मालूम है PV इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। दोनों साइड में आप क्या करो, log ले लो। दोनों साइड में log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log देखो P इंटू V है ना, तो इंटू में जब रहता है तो ये एडिशन में आ जाता है। log P प्लस log V इज इक्वल टू log कांस्टेंट है ये। अब देखो, ये y है प्लस x है इज इक्वल टू c, और y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ कुछ कैसा होगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका log P वर्सेस log V का ग्राफ। एंड सिमिलरली अगर हम खींचना चाहें एक और ग्राफ log P वर्सेस log 1/v का ग्राफ, तो आपको अभी बताया ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों साइड में log ले लो। log P ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log 1/v, ये 1/v इधर आएगा तो फिर इसका ग्राफ कुछ कैसा हो जाएगा, लाइक दिस। ये पीछे जाके मिलेगा यहाँ पे कहीं इस एक्सिस पे। तो ये आपको 3 ग्राफ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, समझने हैं बेसिकली। ये तीनों ग्राफ कैसे आए,
क्योंकि एग्जाम में इन तीनों ग्राफ के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो आई होप कि आपको बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया है। ठीक है, बॉयल्स लॉ पे क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, बट थोड़ा सा हम प्रॉब्लम अभी सारे लॉज को आज क्लियर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका दैट इज योर चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, तो बॉयल साहब ने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, चार्ल्स ने कहा कि हम प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे। किसको कांस्टेंट करेंगे? प्रेशर को। अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं तो जो वॉल्यूम है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये बात कही थी चार्ल्स ने, और इन्होंने भी फिक्स मास लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और फिक्स मास लेकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और फिक्स कांस्टेंट प्रेशर लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और वहां से जो रिजल्ट आया वो ये आया कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम वेरी कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने कुछ रिलेशन दिया कि देखिए टेम्परेचर वेरी करने के, जो टेम्परेचर वेरी किया आपने, तो टेम्परेचर वेरी करने के बाद वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो जो टेम्परेचर चेंज करने के बाद जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको मान लिया है वीटी। शुरू में इनिशियली आपका वॉल्यूम था वी नॉट। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि आपने टेम्परेचर जो चेंज किया है वो 1/273.15 डिग्री से चेंज किया है। तो किस में चेंज किया है? इनिशियल वाले में। तो 1/273.15 जो है बेसिकली ये वॉल्यूम कोफिशिएंट है कि आपने वॉल्यूम में इतने से चेंज लाया। तब हम देखते हैं कि टेम्परेचर में और कितना ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप बोल सकते हो वॉल्यूम कोफिशिएंट, बेसिकली अल्फा आप इसको बोल सकते हो 273.15, और इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम कोफिशिएंट। हालांकि ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से वी नॉट कॉमन ले लिया, ये 1 + 1/273.15 बचा, ये ऊपर जाएगा 273.15 + 1, और ऊपर जो आएगा बेसिकली वो चेंज टेम्परेचर है, और नीचे 273.15 बेसिकली तुम्हारा ओरिजिनल टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन हमारा निकल के आता है क्या, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये V1 है, कि अगर आपके पास कोई दो कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है V1, इसका वॉल्यूम है V2, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2। अगर दो तीन चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ पूछ रहा है, तो आप चुपचाप क्या लगा दोगे? V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1। यहाँ से जो आपको कैलकुलेट करना है वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसको ही ऐसे V1/T1 इज इक्वल टू V2 ये V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 होगा यहाँ पे, ये करके यहाँ पे मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब स्टेटमेंट क्या है इसका, ये देखो, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी फिक्स मास का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है आपका 273.15। ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है बेसिकली। चलो ठीक है, कुछ ग्राफ देखते हैं इसका हम। देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे, ये जो पॉइंट बता रहा है, ये पॉइंट है आपका 273 माइनस में ना डिग्री सेल्सियस। 0.15 को रहने दो, क्योंकि 0.15 थोड़ा सा है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाता है 0.15 हटाने के बाद। अब ना अब इस ग्राफ को हमें समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस ग्राफ को कैसे समझना है जरा देखो, हमारे पास प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। हमारे पास प्रेशर क्या था? कांस्टेंट था। जब टेम्परेचर कांस्टेंट था तो हमने आइसोथर्मल लिखा था। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम इसको बोलेंगे आइसोबार। आइसोबार सेम प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसको आप आइसोबार भी बोल सकते हो। ना हो हमें मालूम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T होता है। ठीक है, ये Y इज इक्वल टू mx जैसा है कुछ, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, बट यहाँ पे एक्चुअली ऑरिजिन से पास नहीं करता है, क्योंकि बीच में एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर का टर्म यहाँ पे आता है जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, अब देखो ये डिग्री सेल्सियस और ये वॉल्यूम के बीच का कर्व है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये -273.15 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हम केल्विन के रिस्पेक्ट में भी हम पढ़ेंगे कि वो केल्विन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये तो y इज इक्वल टू mx जैसा कुछ ग्राफ है। अब यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफ हमें इंफॉर्मेशन देता है प्रेशर के बारे में,
तो प्रेशर कैसे कैसे वेरी करेगा, प्रेशर कैसे कैसे वेरी करेगा ये समझना है। तो देखो प्रेशर कैसे वेरी करता है, जैसे कि हमने आइसोथर्मल में पढ़ा था वैसे हम यहाँ पे वो वाला एक तरीका अपनाते हैं। देखो पेन थोड़ा सा डार्क तरीका अपनाते हैं। मान लिया यहाँ पे कांस्टेंट ले लो, सबके कोरोस्पोंडिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, ठीक है। अब ये तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा V1, ये V2, ये V3, ये V4। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका है यहाँ पे, V1 का। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम V1 का, फिर V2 का, फिर V3 का, फिर V4 का। क्योंकि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, तो जिसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उसका प्रेशर सबसे कम होगा। समझ में आ रहा है। तो ये तरीका है हमें इसका जो ऑर्डर है प्रेशर का कैलकुलेट करने का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये याद रहना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्लियर है। ओके नाउ देखो अभी एक जो ग्राफ हम अभी देखने वाले हैं, V इज इक्वल टू टी का ग्राफ अगर आपसे पूछेगा, लेकिन ये केल्विन में। पिछला वाला क्या था, पिछला वाला डिग्री सेल्सियस में था, ये वाला क्या है केल्विन में, ये ऐसे पास होगा, ठीक है। चल एक और ग्राफ अगर हम पढ़ें तो log V वर्सेस log T का ग्राफ आपसे अगर पूछे तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो log, क्योंकि हमें मालूम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों साइड log ले लो, log V माइनस क्या हो जाएगा ये log T हो जाएगा, क्योंकि ये T इधर आएगा, फिर दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये समझ में आता है। तो ये दो ग्राफ है जो कि आपको याद रखने समझ में आने चाहिए, एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। ओके अब देखो एक यहाँ पे चीज आता है कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घटा रहे हो वॉल्यूम घट रहा है। तो वॉल्यूम का बढ़ना, वॉल्यूम का घटना, टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर का घटना, ये सब क्या बताता है, ये सब ये बताता है कि जब तक किसी सब्सटेंस के अंदर, जब तक किसी बॉडी के अंदर थर्मल एनर्जी है तब तक पूरी तरह से वो कूल नहीं हो सकता है, पूरी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, श्रिंक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पूरी थर्मल एनर्जी जब तक हटेगी नहीं तब तक वो 100% कूल्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा गे-लुज़ैक लॉ। गे-लुज़ैक लॉ बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशन को बताता है। गे-लुज़ैक लॉ क्या कहता है, देखो सब जगह हमने फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लेना है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस अगर आप लेते हो कब, जब वॉल्यूम क्या रहता है कांस्टेंट, तब जो आपका प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, टेम्परेचर के। या फिर आप बोल सकते हो कि P इज इक्वल टू के इंटू टी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो यही आएगा ना, के की जगह K3 लिखा हुआ है। चलो के तो कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साथ लाओ, P बाई टी इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। ये चीज़ समझ में आता है। ये आपका गे-लुज़ैक लॉ। तो गे-लुज़ैक ने ये कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका टेम्परेचर। बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं PV इज इक्वल टू एनआरटी को, हालांकि ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट लेक्चर में गैस लॉज में, ठीक है। बट अभी आपको ये चीज़ समझना है, ठीक ना। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो देखो, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेम्परेचर ये केल्विन में है, केल्विन में, और प्रेशर यहाँ पे बार में लिया हुआ है। 1 बार लो 1 एटमॉस्फेयर लो, बात बराबर है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वैसे कर्व को हम बोलते हैं आइसोकोरिक कर्व्स या आइसोकोर्स, ठीक है, आइसोकोर्स या आइसोकोरिक। तो ये जो कर्व्स हैं ये आइसोकोरिक कर्व्स हैं, बेसिकली आइसोकोर्स हैं, ठीक है। नाउ सी, गे-लुज़ैक ने कहा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे प्रेशर चेंज होगा। अब आपके पास ये जो कर्व है ये किसका कर्व है, वॉल्यूम का, क्योंकि हमने ग्राफ खींचा है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगेंस्ट। तो ये जो कर्व देगा वो वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नाउ इसमें अगर हमने लिया ये V1, ये V2, V3 और ये V4, आपसे पूछ दिया इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका, फिर कम, फिर कम, फिर कम किसका। कुछ नहीं करना है, सिंपल फंडा। मान लिया यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्या करो, प्रेशर कैलकुलेट कर लो। ये प्रेशर V1 के कोरस्पॉन्डिंग ये P1, P2, P3, P4, ठीक है। अब देखो P1 सबसे ज़्यादा बड़ा है, P2, फिर P3, फिर P4। क्योंकि हमें पता है प्रेशर इन्वर्सली होता है वॉल्यूम के, तो जिसका सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका सबसे कम वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट, यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ये तो हमने बस ट्रिक अपनाया था एक
कि हम ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली में ये यहाँ पे नहीं अप्लाई होता है, अप्लाई यहाँ पे ये होगा वॉल्यूम का, ठीक है। तो V4 इज ग्रेटर देन V4 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में। ये चीज समझ में आ रहा है। तो गे लुजेक ने ये बात हमें कही थी, और गे लुजेक में ये सब देखो जैसे हमने अभी पढ़ा था ना वॉल्यूम कोफिशिएंट, वैसे यहाँ पे एक प्रेशर कोफिशिएंट भी आता है जो कि 1.273.15 टाइम्स होता है अल्फा। तो ये प्रेशर कोफिशिएंट है, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हमें एग्जाम वगैरह में इससे रिलेटेड पूछता नहीं है, ठीक है, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने ये बता दिया। ये सारे गैसेस के लिए होता है, ये जो प्रेशर कोफिशिएंट है, प्रेशर कोफिशिएंट ये सारे गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गैसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज योर एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो नंबर याद है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्पीसीज जितने भी थे। चलो वही एवोगैड्रो है ये भी। इन्होंने क्या किया कि वॉल्यूम और अमाउंट के बीच में रिलेशन दिया। वॉल्यूम और अमाउंट कहने का मतलब कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में इन्होंने रिलेशन दिया। इन्होंने कहा कि देखिए, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है कि अगर आपने प्रेशर को एंड टेम्परेचर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तब जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। मतलब क्या है इसका कि कोई भी कंडीशन हो, मान लिया कि आपने 2 एटमॉस्फेयर लिया किसी ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 2 एटमॉस्फेयर लिया, 273 केल्विन लिया, तो ऑक्सीजन जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पे, उतना ही वॉल्यूम अगर 2 एटमॉस्फेयर N2 लेते हो आप 273 केल्विन पर, ये भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा जितना कि ये ऑक्सीजन कर रहा था, ठीक है। तो ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, और जितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ये नंबर ऑफ मोल्स भी ऑक्यूपाई करेगा, दोनों इक्वल। समझ में आ रहा है? तो अगर दो कंटेनर का कंपेरिजन बेसिकली दिया है तो आप यहाँ से लिख सकते हो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। ये कैसे आया? ये कैसे आया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, N था। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है K। ये N 2 के लिए है तो K तो दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 2 के लिए है तो पहले वाले के लिए V1 इज इक्वल टू K × N1, दूसरे वाले के लिए V2 इज इक्वल टू K × N2, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, K से K कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू N1/N2 एंड दिस विल बी योर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा आज का जो लेक्चर था, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत भर भर के प्रॉब्लम्स और भर भर के कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो आपको ये गैस लॉज, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, और आपको ये याद रखना है कि कब कौन से लॉ में कौन सा जो यूनिट, कौन सा जो हमारा टर्म है वो कांस्टेंट होगा। बॉयल्स में टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर, गे लुजेक में वॉल्यूम, और फाइनली एवोगैड्रोज में हमारा प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम गैस लॉज, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कवर करेंगे, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस गैस लॉज, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।